हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप आप हमारी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होंगे। आपका नवंबर में एंड में एग्ज़ाम होने वाला है एआईबी का, तो ये वीडियो आप कंटिन्यू ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीएनएसएस के सेक्शन 35 के अनुसार पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट व्हेन, कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। तो देयर इज़ ए रीजनेबल सस्पिशियस ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में उसको ये सस्पिशियस है कि उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, और ऐसे में या फिर उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए अरेस्ट करना ज़रूरी है, वो किसी भी एविडेंस को उसके साथ छेड़छाड़ ना कर सके और कोर्ट के अंदर उसकी प्रेजेंस जो है की जा सके। इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सेक्शन 35(1)(b अलाउ अरेस्टेड without warrant when there is a reasonable complaint or credible information, reasonable suspicious of a cognizable offense punishable up to 7 years, and one of the specific condition like investigation, preventive evidence tampering and etc. और भी चीज़ें इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही है। हिंदी में क्या कहता है, धारा 35 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी तभी संभव है जब पुलिस अधिकारी के समक्ष व्यक्ति ने संज्ञात्मक अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, या उस पर 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराध का भरोसेमंद सूचना, जिसे हम क्रेडिबल कहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है या शक है, और अपराधी और गिरफ्तारी आवश्यक हो, जैसे कि जांच के लिए या साक्ष्य नष्ट होने से रोकने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे ताकि आपको कंसेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 14 अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन इज़ परमिटेड व्हेन, यानी कि किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा अरेस्ट किया जाता है, वह कब किया जा सकता है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जब प्राइवेट पर्सन आपको अरेस्ट कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर नहीं होगा। तो क्या कह रहा है, द पर्सन इन हिज प्रेजेंस कमिट ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि उस व्यक्ति के समक्ष नॉन बेलेबल ऑफेंस वह ऑफेंस होते हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें बेल लेना आपका राइट नहीं होता है। इसी तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। या फिर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, यानी कि आपकी उद्घोषणा कर दी गई है कि आप फरार हो चुके हैं। एंड द अरेस्ट में बी हैंड ओवर टू द पुलिस विद इन 6 आवर। तो इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। सेक्शन 14(1) स्टेटेड दैट एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और cause to be arrested any person who in his presence commit a non-bailable and cognizable offense or any proclaimed offender, and must without unnecessary delay but within a 6 hour hand over the person to the police or nearest स्टेशन, यानी कि जो अरेस्ट कर रहा है उसे 6 घंटे के अंदर या तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर जाना है अगर कोई प्राइवेट पर्सन किसी को अरेस्ट कर रहा है, या फिर पुलिस स्टेशन में लेकर जाना है। धारा 40 के अंतर्गत निजी व्यक्ति उस व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है जिसने उसकी मौजूदगी में गैर माफ़ी योग्य या संज्ञात्मक अपराध किया हो, या जो उद्घोषित अपराधी हो, उसे 6 घंटे के भीतर पुलिस के सुपुर्दी करना अनिवार्य है, यानी कि पुलिस के समक्ष लेकर जाना अनिवार्य है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 43
जो बात करता है कि अरेस्ट कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब हम अरेस्ट की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, पुलिस ऑफिसर मस्ट ऑलवेज फिजिकली टच द बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड, यानी कि जो भी पुलिस ऑफिसर है अगर किसी को अरेस्ट करने के लिए जा रहा है तो उसको फिजिकली टच करेगा, इवन इफ़ द पर्सन सबमिट वर्बली, भले ही उसने मुंह से बोला हो उसके बावजूद भी। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ़ द पर्सन रेसिस्ट अरेस्ट, यानी कि वो अरेस्ट करने से रोकता है अपने आप को जिसको अरेस्ट करने के लिए गए हैं, या ट्राई टू इवेड, या भागने की कोशिश करता है। द ऑफिसर में यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स, तो वो आवश्यक जो होगा उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। फॉर ए वूमेन टू बी अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर में ऑलवेज हैंड कफ हर इमीडिएटली, अगर वुमेन को अरेस्ट करना है तो वुमेन को हैंड कफ हथकड़ी लगाई जाएगी तुरंत। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेक्शन गिव द ऑफिसर द राइट टू द कोज डेथ ऑफ द पर्सन नॉट एक्यूज्ड ऑफ द डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफेंसेस, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन क्या कहता है, सेक्शन 43 सब सेक्शन 2 सेज इफ़ ए पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट, अपने आप को रोकता है, या अटेम्प्ट टू इवेड अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट करने से बचता है, द पुलिस में यूज़ ऑल नेसेसरी मीन्स, जो आवश्यक होंगे उन्हीं को वह पुलिस ऑफिसर यूज़ कर सकता है, यानी उससे ज़्यादा भी नहीं कि ज़रूरत थी कि उसको पकड़ कर लेके जाए, जबकि उनको वो जैसे कि लाठियों से पीट रहे हैं तब उसको ले जा रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं ले जा सकते। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। धारा 43A के अंतर्गत ए, गिरफ्तारी के समय व्यक्ति के शरीर को छूना चाहिए, यह तभी लागू होता है जब वह आत्मसमर्पण ना करे। बी, यदि व्यक्ति गिरफ्तार करने का विरोध करे या भागने का प्रयास करे तो अधिकारी आवश्यक सभी साधन उपयोग कर सकते हैं, यह इसका सही जवाब है। तीसरा है, महिला गिरफ्तारी करते समय विशेष सावधानियां हैं, हमेशा हथकड़ी लगाना नहीं। अगला पॉइंट है, इस धारा के द्वारा ऐसा अधिकार नहीं मिलता कि किसी ऐसे व्यक्ति की हत्या कर दी जाए तो जो उस अपराध का आरोपी नहीं है जिसकी सज़ा मृत्यु या आजीवन कारावास हो, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 57 ए पर्सन अरेस्ट विदाउट वारंट में बी टेकन बिफोर, यानी कि जिसको अरेस्ट किया गया है उसको बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा। तो जो अरेस्ट करता है उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में लेकर जाएगा, या जिस मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन होगा उस थाने के हिसाब से उसके समक्ष लेकर जाया जाएगा, विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना किसी भी क्षति के, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सेक्शन 57 मेंशन दैट द पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले टेक एंड सेंड द पर्सन arrested before a magistrate having jurisdiction in this case and before the officer in charge of the police station, यानी कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसके समक्ष लेकर जाएगा, या पुलिस स्टेशन में लेकर जाया जाएगा, या फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष जिसका जुरिडिक्शन है। धारा 57 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को बिना आवश्यक देरी के पहले उस क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या थाना प्रभारी के सामने पेश करना अनिवार्य है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 58 a person arrested without warrant can be detained in custody for more than 24 hours excluding journey time only if, यानी कि सेक्शन 57 क्या कहता है कि आप किसी को 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं
तो किस सिचुएशन में ऐसा कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब ने सेक्शन 187 के अनुसार कोई स्पेशल ऑर्डर दिया हो आपको कस्टडी में रखने का। Section 58 stated that no police officer shall detain a person arrested without a warrant for a time long than under all the circumstances is reasonable, and such period shall not exceed 24 hour एक्सक्लूसिव ऑफ जर्नी टाइम, यानी कि जो लाने ले जाने का समय है मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको छोड़कर, from the place of arrest to the magistrate court in the absence of a special order of the magistrate under section 187। अगर 187 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब का कोई ऑर्डर नहीं है तो आप उसे 24 घंटे से ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। सेक्शन 58 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखना मुमकिन नहीं है, यात्रा समय को छोड़कर जो ले जाने का समय है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 187 के अंतर्गत कोई विशेष आदेश नहीं दिया गया हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो हमें चीज़ों को समझना है, भले ही हमें थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़े, क्योंकि एक बारी जब आप चीज़ों को अच्छी से समझ लेते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा से उस चीज़ को डीपली समझने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ी सी ही पढ़ते ही आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 47, व्हेन ए पर्सन इज अरेस्ट विदाउट वारंट द पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म ऑफ, यानी कि किसी भी एक्यूज़ को आपने किसी पुलिस ऑफिसर ने बिना वारंट के अरेस्ट किया है तो ऐसे में क्या चीज़ है जो उसे बतानी ज़रूरी है, उसको उसके अरेस्ट के बारे में कि क्या किस बेसिस पर उसे उसका अरेस्ट किया जा रहा है, क्या उसके पास बेल का राइट है, तो ये भी उसको बताना ज़रूरी है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेक्शन 47 रिक्वायर्ड दैट a person arrested without warrant may be informed of the ground of arrest and of his right to bail। अगर वो कोई बेलेबल राइट में उसे अरेस्ट किया है तो उसको यह बताना चाहिए कि आपका बेल का राइट है, आप श्योरिटी लेकर आइए, आपको हम बेल दे देंगे। जबकि पुलिस ऑफिसर कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, वह कोशिश करते हैं कि उसको डराया जाए, उससे पैसे ऐंठे जाएं, और उसके बाद उनको तो पता ही है, क्योंकि नॉर्मल जो लोग होते हैं उनको इस बारे में नहीं पता होता। धारा 47 के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण तथा रिहाई के अधिकार के बारे में बताया जाना अनिवार्य है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 4 और रिलीवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 43 रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ वुमेन विच इज़ करेक्ट, यानी कि जब किसी वुमेन को अरेस्ट किया जा रहा है तो इन ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है जो कि रिलीवेंट है सेक्शन 43 से भी। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ए वुमेन में बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। क्या ये सही है? नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेव इन एक्सेप्शनल केसेस नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद। एंड इफ़ एक्सेप्शनल रिटर्न रिपोर्ट प्लस प्रायर परमिशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास इज रिक्वायर्ड। सी ऑप्शन है वुमेन कैन नॉट बी अरेस्ट अंडर एनी सर्कमस्टांस, ऐसा भी नहीं है। ए वुमेन मस्ट ऑलवेज बी हैंडकफ ऑन अरेस्ट, जब भी वुमेन को पकड़ा जाएगा उसको हथकड़ी लगाई जाएगी, ऐसा भी नहीं है। तो कई बार क्या होता है, या तो पुलिस वाले पैसे खा लेते हैं या फिर प्रेशराइज किया जाता है, कोई ऐसा केस है तो ऐसे में रात को ही अरेस्ट कर लिया जाता है वुमेन को, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा हो
उसके लिए भी एक रिटन रिपोर्ट होनी चाहिए और प्रायर परमिशन होनी चाहिए किसकी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की, तब ऐसा मुमकिन है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं किया जा सकता। तो सेक्शन 43(5) स्टेटेड, save in exceptional circumstances no woman shall be arrested after sunset or before sunrise, and where such exceptional circumstance exist, the woman police officer shall, by making a written report, obtain the prior permission of the magistrate of the first class within whose local jurisdiction of the offence is committed। किसी भी लोग किसी भी कोर्ट का क्या जुरिडिक्शन होगा ये कैसे पता चलेगा, तो यानी कि जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका थाना कौन सा लगता है और उस थाने के अनुसार कौन से मजिस्ट्रेट है, इस तरीके से आपका जुरिडिक्शन जो है काउंट होता है। महिला की गिरफ्तारी के संबंध में यह प्रावधान है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले सिवाय असाधारण परिस्थिति में महिला की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अगर असाधारण परिस्थिति है तो महिला पुलिस अधिकारी को लिखित रिपोर्ट बनानी होगी और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति लेनी होगी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सेक्शन प्रोवाइड द पावर टू सर्च द प्लेस इंटर्ड बाय द पर्सन सो टू बी अरेस्ट अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए किसी जगह पर जाना है तो ये पावर किस सेक्शन में दी गई है, तो सेक्शन नंबर 44 ऑफ BNSS के अंदर। वहाँ पर वो जाएंगे सर्च वारंट लेके और वहाँ पर सर्च करेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 49 रिगार्डिंग सर्च ऑफ अरेस्ट पर्सन, यानी कि सेक्शन 49 क्या बात करती है, अरेस्ट पर्सन को सर्च करने के लिए। सर्च वारंट 44 में ज़रूरी है वहाँ पर जाने के लिए और सर्च करने के लिए 49 रिलेवेंट है। ओनली नेसेसरी वियरिंग apparel may be placed in safe custody, other article may be seized and receipt given, यानी कि जो पहनने के कपड़े हैं उनको सीज नहीं किया जाएगा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ बर्तन हैं जो कि नेसेसरी चीज़ें हैं उनको छोड़कर जो भी अदर आर्टिकल है उन्हें सीज किया जाएगा और उसके संबंध में रिसिप्ट भी बनाकर दी जाएगी, ये ज़रूरी है। Section 49(1) of BNSS stated that when a person is arrested with warrant which does not provide for bail or without warrant or which cannot legally be admitted to bail, यानी कि जिसको कोई बेल प्रोवाइड नहीं की गई है, अगर वारंट मामला है, बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है लेकिन उसे अभी लीगली बेल एडमिट नहीं की गई है, the officer may search the place or place in a safe custody all article other than necessary wearing found on him, and if any article is seized, a receipt for the article may be given। Subsection 2 क्या कहता है, that if the person to be searched is a female, द सर्च शैल बी मेड बाय अनदर फीमेल। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, अगर किसी फीमेल को सर्च करने वो जा रहे हैं तो कोई फीमेल ही है वहीं पर वो सर्च करेगी, विद ए स्ट्रिक्ट रिगार्डिंग टू डिसेंसी का भी ध्यान में रखा जाएगा। धारा 49 के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और उसके पहनावे को छोड़कर अन्य सामान सुरक्षित हिरासत में लिए जा सकते हैं तथा जब सामान जब्त किया जाए तो एक रसीद देनी अनिवार्य है। महिला की तलाशी महिलाओं के द्वारा ही की जा सकती है, यानी कि जो महिला पुलिस ऑफिसर है वही ऐसा कर सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंडीशन फॉर अरेस्ट विदाउट वारंट अंडर सेक्शन 35(1)(b) ऑफ BNSS।
A police officer has reason to believe on credible information or suspicious that the person has committed a cognizable offense punishable up to 7 year। यानी कि ऐसा पुलिस ऑफिसर को यह विश्वास है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे कि यह विश्वास हो गया कि इसने संज्ञेय अपराध किया है या ऐसा अपराध किया है जो संज्ञेय है और उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है। द अरेस्ट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम टेम्परिंग विद द एविडेंस। यानी कि जो सबूत है उनके साथ छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए इस व्यक्ति का अरेस्ट करना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है द पर्सन हैज़ बीन क्लियरली आइडेंटिफाइज एज अबो एज 16 एज ओनली। यानी कि उस व्यक्ति ने क्लैरिफाई कर लिया कि इसकी एज 60 साल है। अगला ऑप्शन है द ऑफिसर रिकॉर्ड रीज़न इन रिटर्न फॉर मेकिंग द अरेस्ट। और अरेस्ट किया जाएगा तो रिटर्न में उसका रीज़न रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सी ऑप्शन कंडीशन नहीं है अरेस्ट विदाउट वारंट की सेक्शन 35 के अनुसार। कंडीशन अंडर सेक्शन 35(1)(b) फर्स्ट हैव रीज़न टू बिलीव on the basis of the complaint या information या suspicious that person commit the offense। Second, satisfy that arrest is necessary for one or more reason। क्या है वो रीज़न? ऑफ फर्दर ऑफेंस ना किया जाए, इन्वेस्टिगेशन के लिए इसकी ज़रूरत है और ये एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है और कोर्ट में इसकी प्रेजेंस अनिवार्य है, इसलिए इसका अरेस्ट किया जाना ज़रूरी है। ये जो सारे पॉइंट है ये आपको अगर आप एक प्रैक्टिसिंग इंटर्न है, लॉयर है या एडवोकेट है तो ये आपको देखने को मिलते हैं जब आप बेल के मैटर लगाते हैं। तो बेल के मैटर में ये सारी कंडीशंस जो है पुलिस ऑफिसर के द्वारा लगाई जाती है बेल को अपोज करने के लिए। Also sections 35(1)(b) required police officer to record his reason in writing। The age above 16 is not a condition for this subsection, through there may be an other safeguard elsewhere। धारा 35(1)(b) में बिना वारंट गिरफ्तारी हेतु शर्तें हैं। भरोसेमंद शिकायत, जानकारी, शंका होना कि व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध किया है। दूसरा, गिरफ्तारी आवश्यक होना क्योंकि जांच के लिए ज़रूरी है, साक्ष्य नष्ट ना कर दे इसके लिए ज़रूरी है। पुलिस अधिकारी को लिखित में कारण दर्ज करना होता है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के क्वेश्चंस पर, लेकिन हमारे क्वेश्चंस रहेंगे किस पर? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर ही। अब हमारे क्वेश्चन, अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो थे हमारे अरेस्ट ऑफ पर्सन या एक्यूज पर्सन अरेस्ट से संबंधित। अब हम बात करेंगे समन से रिलेटेड जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रोविज़न दिए गए हैं। तो ये क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 63 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड फॉर्म ऑफ ए समन इशू बाय द कोर्ट। यानी कि कोर्ट के द्वारा जब किसी समन को इशू किया जाता है किसी व्यक्ति के लिए, किसी विटनेस के लिए, तो किस समन को हम कहेंगे कि ये एक वैलिड समन है? तो अगर वो समन इन ए राइटिंग इन ए डुप्लीकेट साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड बियरिंग द कोर्ट सील, यानी कि उस पर कोर्ट की मोहर होनी चाहिए, उस पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है यानी कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके साइन होने चाहिए, और समन हमेशा 2 प्रतियों में दिया जाता है, एक पर रिसीविंग होती है, एक उसको दे दिया जाता है जिसके लिए समन गया है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि समन सर्व हो चुका है। सेक्शन 63(1) क्या कहती है कि एवरी समन इशू बाय कोर्ट शैल बी इन ए राइटिंग इन डुप्लीकेट साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। इसके अलावा इट इज़ एन इनक्रिप्ट और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन, इसे इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन के द्वारा भी भेजा जा सकता है। एंड शैल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट, और उस पर कोर्ट की सील की
इमेज होगी या फिर डिजिटल सिग्नेचर होंगे कोर्ट के। धारा 63 के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय के द्वारा जारी करने वाला समन लिखित और 2 प्रतियों में प्रिसाइडिंग अधिकारी जो ऑफिसर है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उसके द्वारा हस्तांतरित और न्यायालय की मोहर वाला होना चाहिए और यह इलेक्ट्रॉनिकल रूप में भी हो सकता है और डिजिटली हस्ताक्षर उस पर हो सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 64 हाउ मच ए समन ओरिजिनली बी सर्व, यानी कि हाउ मच ए समन ओरिजिनली बी सर्व, सेक्शन 64 के अनुसार कैसे समन ओरिजिनली सर्व होता है। बाय पुलिस ऑफिसर और अदर ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट है इफ़ प्रैक्टिकेबल पर्सनली ऑन द पर्सन समन, या तो पर्सनली उस व्यक्ति को दे दिया जाएगा या पुलिस ऑफिसर है वो लेकर जाएंगे या जो भी ऑथराइज पब्लिक सर्वेंट होगा वो लेकर जाएगा और उसे डिलीवर्ड करेगा। सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 and 2 प्रोवाइड दैट एवरी समन शैल बी सर्व बाय द पुलिस ऑफिसर, या तो कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा हो सकता है या कोई और पब्लिक सर्वेंट है या पुलिस ऑफिसर है। एंड समन शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व पर्सनली ऑन द पर्सन समन बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग वन ऑफ द डुप्लीकेट, या पर्सनली भी आप ले जाकर दे सकते हैं। सेक्शन 64 के अंतर्गत समन को प्रातः पुलिस, सबसे पहले पुलिस देती है। पुलिस अधिकारी या अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए तथा संभव हो तो व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भी समन की एक प्रति सौंपनी या प्रस्तुत करनी चाहिए। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर सेक्शन 65 ऑफ ए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सर्विस ऑफ समन ऑन कंप्लेंट इज वैलिड इफ सर्व ऑन, यानी कि किसी कंपनी को, किसी कॉरपोरेट बॉडी है, कोई फर्म है, उसको समन दिया जा रहा है तो किसको दिया जाएगा, तो डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अदर कोई भी ऑफिसर है जिसके पास पावर है एक तरीके से इन चीज़ों को कंपनी के मैनेजमेंट में है, वो उस तरीके से है तो उसको समन भेजा जा सकता है जो कंपनी के मैटर्स को देखता है। सेक्शन 65(1) स्टेटेड दैट सर्विस ऑफ समन ऑन ए कंपनी और कॉरपोरेशन में बी इफेक्टेड बाय सर्विंग इट, यानी कि वो उन्हें सर्व किया जाएगा किन पर, ऑन द डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, अदर ऑफिसर ऑफ कंपनी कॉरपोरेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू सच पर्सन, या उनका कोई रजिस्टर्ड एड्रेस है कि ये व्यक्ति वहाँ पर बैठता है, कंपनी का एड्रेस ये है, वहाँ पर आप बाय पोस्ट भी उसको भेज सकते हैं। धारा 65 के अनुसार कंपनी या निगम को समन सेवा करने के लिए इसे कंपनी के निर्देशक, प्रबंधक, सचिव, अन्य अधिकारी को देना पंजीकृत डाक द्वारा ऐसे अधिकारियों को भेजना संभव है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ़ ए पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड देन अंडर सेक्शन 66 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द समन में भी सर्व बाय, यानी कि जिस व्यक्ति को समन भेजा जा रहा है वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसे में समन कैसे सर्व माना जाएगा, तो जो भी अडल्ट मेंबर है उसकी फैमिली का जो वहाँ पर रह रहा है उसके पास एक समन की कॉपी आप छोड़ सकते हैं तो यह माना जाएगा कि समन सर्व हो चुका है। सेक्शन 66 प्रोवाइड वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाइंड, यानी कि पूरी कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। द समन में बी सर्व बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रेजाइडिंग विद हिम। इसके अलावा ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो सर्वेंट है वो फैमिली का मेंबर नहीं होता है। धारा 66 के अनुसार यदि समन
प्रेषित व्यक्ति को उचित प्रयास द्वारा नहीं पाया जा सकता तो उसके परिवार में रहने वाले किसी भी वयस्क सदस्य के पास समन की एक प्रति छोड़कर सेवा पूरी मानी जा सकती है, लेकिन नौकर और सेवक को परिवार का सदस्य नहीं माना जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 68 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हेन द पर्सन समन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन एक्टिव सर्विस, द समन शुड ओरिजिनली बी सेंड टू। यानी कि सेक्शन नंबर 68 के अनुसार जब कोई पर्सन किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन दे रहा है जो उस समय पर कार्य कर रहा है, तो समन ओरिजिनली शुड बी सेंड टू, किस तरीके से उसको भेजा जाएगा। द पर्सन हिमसेल्फ ओनली बाय द स्पीड पोस्ट, द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज एम्प्लॉय, द कोर्ट नोटिस बोर्ड ओनली, द पर्सन प्राइवेट ईमेल विदाउट ऑफिशियल कॉपी। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेक्शन 68(1) स्टेटेड when the person summon is in the active service of the government, यानी वो अभी वहाँ पर कार्य कर रहा है। The court issue the summon shall originally send it in duplicate to the head of the office, जो उस ऑफिस का हेड हो उसको भेजा जाएगा, in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summon to be served। धारा 68 के अंतर्गत यदि सम्मन प्रेषित व्यक्ति सरकारी सेवा में है तो न्यायालय को समन की प्रति उस कार्यालय के प्रमुख को भेजनी चाहिए जिसमें वह व्यक्ति कार्यरत है और वह प्रमुखतः समन उसकी सेवा सुनिश्चित करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 69 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, if a court desire a summon to be served outside its local jurisdiction, it should be। यानी कि अगर सम्मन भेजना है किसी मजिस्ट्रेट साहब को कोर्ट को, लेकिन वह सम्मन उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, तो कैसे उस सम्मन को भेजा जाएगा या किसको उस सम्मन को भेजा जाए कि वो सर्व माना जाए। तो सेंड द समन इन डुप्लीकेट टू मजिस्ट्रेट within whose local jurisdiction the person summoned residing or is to be served। कहने का मतलब है जो जहाँ पर वह व्यक्ति रह रहा है जिसको समन भेजा जाना है उसके अनुसार जो मजिस्ट्रेट का जुरिडिक्शन बन रहा है उसको भेजा जाएगा और फिर वहाँ से समन फॉरवर्ड होगा उस व्यक्ति को जिसको एक्चुअली में भेजना है। सेक्शन 69 प्रोवाइड when a court desire that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall originally send such summons in duplicate to the magistrate within whose local jurisdiction the person summoned reside or is to be there served। धारा 69 के अनुसार यदि न्यायालय चाहता है कि समन उसकी क्षेत्राधिकार सीमा के बाहर किसी स्थान पर सेवा हो तो उसे समन की 2 प्रति उस मजिस्ट्रेट को भेजनी चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में समन प्राप्त करने वाला व्यक्ति रहता है या जहां पर वह सेवा करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 71 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस में भी इंक्लूड, यानी कि किसी विटनेस को समन किया गया है तो उसमें क्या शामिल होगा। कॉपी ऑफ समन बाय इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। सेक्शन नंबर 71(1) of BNSS stated that notwithstanding anything contained in the preceding section, a court issue a summon to witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summon,
डायरेक्ट ए कॉपी ऑफ द समन्स टू बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस एट द प्लेस वेयर ही ओरिजिनली रेजाइड और कैरी ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क फॉर गेन। यानी कि उस विटनेस को इलेक्ट्रॉनिकली भी समन भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भी भेजा जा सकता है, जहाँ पर वो अपना काम करता है, जहाँ पर वह रहता है। धारा 71 के अनुसार गवाही देने वाले यानी विटनेस व्यक्ति को समन की प्रति इलेक्ट्रॉनिकल संचार पंजीकृत डाक द्वारा भेजने का निर्देश दिया जा सकता है। साथ ही सेवा का अन्य साधारण तरीका भी रखा गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। इफ़ ए समन और वारंट इज इशू अंडर सेक्शन 132 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, then under section 133 the person served must also get। यानी कि अगर 132 BNSS के अनुसार किसी को समन सर्व किया गया है तो ऐसे में 133 को ध्यान में रखते हुए उसको क्या सर्व किया जाएगा, 130 के अंदर जो ऑर्डर होता है वो सर्व किया जाएगा। द कॉपी ऑफ ऑर्डर मस्ट अंडर सेक्शन 130 दैट accompanied द समन एंड वारंट। या तो समन भेज रहा है तो उसके साथ ऑर्डर की कॉपी लगेगी, वारंट भेज रहा है तो वारंट के साथ ऑर्डर की कॉपी अटैच होगी। सेक्शन 133 स्टेटेड एवरी समन और वारंट इशू अंडर सेक्शन 132 shall be accompanied by a copy of the order made under section number 130 and such copy shall be delivered to the person served और अरेस्टेड अंडर द सेम। धारा 133 के अनुसार जब धारा 132 के अंतर्गत समन या वारंट जारी किया जाए तो उसे धारा 130 के अंतर्गत बनाए गए आदेश की प्रति के साथ जाना चाहिए और वह प्रति उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसे समन जारी किया गया है या जिसे गिरफ्तार किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्रिप्शन द डिस्टिंक्शन बिटवीन समन केस एंड वारंट केस अंडर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। अब इसमें आपसे ये डिफरेंस पूछा गया है कि क्या डिफरेंस है दोनों में, समन मामले में और वारंट मामले में। तो समन मामला इज़ वन वेयर द एक्यूज्ड इज कॉल्ड बाय समन एंड मे नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड, जिसमें अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वारंट केस ऑफन इन्वॉल्व अरेस्ट एंड कस्टडी, यानी वारंट मामले में आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको कस्टडी में रखा जाता है। इन ए प्रोसीजरल लॉ जिसे हम BNSS कहते हैं, ए समन केस जर्नली मीन्स ए केस वेयर द एक्यूज्ड इज कॉल्ड बाय समन्स and the offense is less serious, offense punishable with less several penalty and the person may not necessary to be arrested, उसको अरेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। whereas दूसरी तरफ a warrant case involve more serious offenses usually involving warrants, arrest, potential more several punishment। this concept distinct in a relevant under BNSS for the chapter dealing with process to compel appearance a summon और a warrant। बात करें हिंदी में क्या कह रहा है। संक्षेप रूप से कहा जाए तो समन मामला वह होता है जब अभियुक्त को समन द्वारा जेल नहीं जाना होता। अपराध अपेक्षाकृत हल्का होता है, जबकि वारंट मामले में गिरफ्तारी और हिरासत और अधिक गंभीर दंड के इरादे से वारंट जारी होने की संभावना होती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड इशुएंस ऑफ समन अंडर सेक्शन 63। यानी कि
कोई समन जो है इशू किया जा रहा है, तो ऐसे में क्या रिक्वायरमेंट नहीं है इन सभी ऑप्शंस में से? इट मस्ट बियर द सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की सील होनी चाहिए, ज़रूरी है। सील नहीं है, डिजिटली भेजा गया है तो डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए या सील की इमेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में जा सकता है। इट मस्ट सर्व विद इन 24 आवर ऑफ इशुएंस इन एवरी केस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर केस में 24 घंटे के अंदर समन सर्व होना चाहिए। इट मस्ट बी इन ए डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में होना चाहिए, ये अनिवार्य शर्त है। सेक्शन 63 required that every summons shall be in a writing in duplicate signed by the presiding officer and bear the seal of the court, or in encrypted or electronical form bear image of the seal, digital signature. However, there is no strict requirement in section 63 that every summon must be served within 24 hour of issuance, ऐसा कोई भी शर्त नहीं है। धारा 63 के अनुसार समन को द्वितीय प्रति में हस्तांतरित और न्यायालय की मोहर या डिजिटल मोहर वाला होना अनिवार्य है, या इलेक्ट्रॉनिकल रूप में भी हो सकती है, लेकिन इसे 24 घंटे में ही इसकी सेवा करनी है, यानी सर्व करना है, ये ऐसी कोई शर्त नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अब हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वारंट से संबंधित है, लेकिन हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर ही, जो टॉपिक है उसी पर। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे वीडियो को, बिल्कुल भी थकना नहीं है, केवल ध्यान से वीडियो को सुनना है। एक बार ये अगर समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि मैं डिटेल में चीज़ों को रिपीट कर कर के आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके इस एग्ज़ाम में भी, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि इस रिलेवेंट टॉपिक को पूछा जाना है। साथ ही एमसीक्यू भी आपके रिवाइज़ हो रहे हैं और आपका कंसेप्ट भी रिवाइज़ हो रहा है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 72 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट द वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि अरेस्ट का वारंट निकालना, उसके संबंध में कौन से पॉइंट सही है? तो बी पॉइंट सही है। क्या कहता है बी पॉइंट? इट मस्ट बी इन राइटिंग, वो लिखित में होना चाहिए, उस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए, कोर्ट की सील होने चाहिए। जिस तरीके से एक समन को वैलिड समन कैसे माना जाएगा, सेम इसी तरीके से, और वारंट को कैसे माना जाएगा, सेम इसी तरीके से। ये चीज़ें उस पर अनिवार्य हैं। सेक्शन नंबर 72(1) stated that every warrant of the arrest issued by the court under this Sahita shall be in a writing signed by presiding officer of such court, shall bear the seal of the court. Further, section 72 subsection 2 provide that the warrant remain in force until it is cancelled by the court. ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि वारंट कितने समय बाद ख़त्म हो जाते हैं, जब तक कि उसे कोर्ट के द्वारा ख़त्म ना किया जाए या नया वारंट ना निकाला जाए, तब तक वह ख़त्म नहीं होते हैं। धारा 72 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा लिखित रूप में प्रिसाइडिंग अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित और न्यायालय की मोहर युक्त होना अनिवार्य है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 73 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, व्हाट पावर डज ए कोर्ट इशू ए वारंट हैव रिगार्डिंग बेल और सिक्योरिटी, यानी कि जब कोर्ट के पास पावर है वारंट इशू करने की, तो उसके संबंध में उसको बेल लेने की, उसके संबंध में सिक्योरिटी लेने की भी पावर दी गई है। सेक्शन 73 रिलेवेंट है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। क्या कहता है सी ऑप्शन? द कोर्ट में एट इट्स डिस्क्रिएशन, यानी कि उनके विवेक के अनुसार, बाय इंडोर्समेंट ऑन द वारंट,
डायरेक्ट दैट इफ पर्सन execute a bail bond with sufficient surety for his appearance, the officer to whom the warrant is direct shall take such security and release the person from custody। यानी कि उसको अगर वह श्योरिटी और बेल बॉन्ड दे देता है तो उसको वहाँ से बेल दे दी जाती है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। Section 73 subsection 1 stated that any court issue a warrant may in its discretion direct by endorsement on the warrant that if the person execute a bail bond with sufficient sureties for his attachment before the court at a specific time thereafter until otherwise direct by the court, then the officer to whom the warrant is direct shall take such security and release the person from the custody। धारा 73 के अनुसार जिस न्यायालय ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है वह अपने विवेक अनुसार उस वारंट पर विरोधी सुनिश्चितता या सुरक्षाएं के साथ बेल बॉन्ड निष्पादन का निर्देश दे सकते हैं तथा उस अधिकारी को जिसे वारंट निर्देशित है उस सुरक्षा को ग्रहण कर व्यक्ति को हिरासत से रिहा करने का आदेश दे सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 74 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू whom ए वारंट ऑफ अरेस्ट ओरिजिनली डायरेक्ट, किसको जो है डायरेक्ट किया जाता है वारंट के संबंध में। टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर बट इफ नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल द कोर्ट में डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन। तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्या कहता है यह सेक्शन? Section 74(1) stated a warrant of arrest shall originally be directed to one or more police officer। एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति को बोल दिया गया कि आप इस वारंट को एग्जीक्यूट कीजिए, क्योंकि अलग अलग जगह एक्यूज रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, या एक को भी बोला जा सकता है। बट द कोर्ट इफ़ इमीडिएटली एग्जीक्यूशन इज़ नेसेसरी, यानी कि तुरंत ही करना ज़रूरी है, तो ज़रूरी नहीं है पुलिस ऑफिसर को ही दिया जाए, किसी और पर्सन को भी उस वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा जा सकता है। धारा 74 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट सामान्यतः एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है, लेकिन यदि तत्काल निष्पादन आवश्यक हो और कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं हो तो न्यायालय इसे किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्देशित कर सकता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है इस पॉइंट को पढ़ने के बाद कि पुलिस ऑफिसर ही एग्जीक्यूट करेंगे, इमरजेंसी है तो किसी और को भी कहा जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 75 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ए वारंट में बी डायरेक्ट टू एनी पर्सन when the person is escaped convict or proclaimed offender or person accused of non-bailable offense and is evading arrest। या तो वो भागा हुआ अपराधी है जो दोषी अपराधी होता है, या फिर कोई एब्सकॉन्डेड पर्सन है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमनेशन हो गई है, या फिर वो गैर जमानती ऑफेंस में पकड़ा गया है या अपने आप को अरेस्ट करने से छुपा रहा है, तो ऐसे में वारंट की डायरेक्शन किसी पर्सन को दी जा सकती है। सेक्शन 75(1) स्टेटेड दैट द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो CGM होते हैं कोर्ट के अंदर, या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं, में डायरेक्ट ए वारंट टू एनी पर्सन विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी एस्केप्ड कन्विक्ट, proclaimed offender or of any person who is accused of non-bailable offense and is evading arrest। धारा 75 के अनुसार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिसे गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया हो।
उसी व्यक्ति को नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति को भी जिसे वारंट का निष्पादन करना है, जब वह आरोपी भाग रहा हो, घोषित अपराधी हो, गैर माफिया योग्य अपराध से आरोपी हो। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 77 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील विद नोटिफिकेशन of substance of warrant. What must the officer do during the execution of warrant? He must immediately execute the warrant without informing the accused. He must notify the substance of warrant to the person to be arrested and if so required show him the warrant. He may destroy the warrant after arrest. He may notify the एक्यूज ओनली आफ्टर 48 आवर। तो ये सेक्शन कब रिलेवेंट होती है? जब कोई व्यक्ति आपके समक्ष या कोई पुलिस ऑफिसर आपके घर पर वारंट लेकर आता है तो उसके अंदर मेंशन किया होता है कि आपको किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया जा रहा है। आप उससे ग्राउंड पूछ सकते हैं, मुझे क्यों अरेस्ट किया जा सकता है। आप उससे यह पूछ सकते हैं वारंट मेरे को दिखाइए। जबकि पुलिस ऑफिसर ऐसे में ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। तो आपको ऐसे में लीगल पॉइंट याद रखने हैं कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 77 ऑफ BNSS यू प्रोवाइड मी द वारंट या यू शो मी द वारंट फ्रॉम विच ग्राउंड आई एम अरेस्टेड। आप उससे पूछ सकते हो कि किस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट किया जा रहा है, क्या कोई एक्चुअली में वारंट जो है मेरे अगेंस्ट है भी या नहीं। तो अननेसेसरी भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो क्या कह रहा है ये सेक्शन 77 स्टेटेड द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड एंड इफ सो रिक्वायर्ड शैल शो हिम द वारंट। धारा 77 के अनुसार वह पुलिस अधिकारी या व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है उसे वारंट की सामग्री अभियुक्त को सूचित करनी होती है। यदि वह चाहे तो उसे वारंट दिखाना भी अनिवार्य है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 78 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वंस ए पर्सन इज अरेस्टेड अंडर द वारंट विदिन व्हाट पीरियड मस्ट द पर्सन बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। आप सभी को पता है 24 घंटे के अंदर लेकर जाया जाता है। विदाउट अननेसेसरी डिले इन नो केस शैल डिले एग्जीक्यूट 24 आवर एक्सक्लूड द टाइम ऑफ नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसको छोड़कर। सेक्शन 78 क्या कहता है? Section 78 mandate that the person arrested under the warrant shall subject to Section 74 security without unnecessary delay be brought before the court and before which he is required by law. And the proviso stated that delay shall not exceed 24 hour exclusion of जर्नी टाइम। बट ये हो सकता है एक्सेप्शनल केस में, रिटन में ऑर्डर होना चाहिए, प्रायर परमिशन होने चाहिए मजिस्ट्रेट कोर्ट की, जो हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो आपको पता होगा। सेक्शन धारा नंबर 78 के अनुसार गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष बिना आवश्यक देरी के पेश करना होगा और ऐसी देरी किसी भी स्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं हो सकती। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। सेक्शन नंबर 79 ऑफ BNSS स्टेटेड रिगार्डिंग वेयर ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। यानी ये स्टेटमेंट हमें पढ़नी है और इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है वो हमें देखनी है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ए वारंट कैन बी एग्जीक्यूट ओनली विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इशूइंग कोर्ट। सेकंड है ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट एट एनी प्लेस इन इंडिया। थर्ड है
A warrant cannot be executed outside the district without a fresh warrant. A warrant is valid only inside the police station. तो बी ऑप्शन इसका सही है। इंडिया में कहीं पर भी आप वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपका जुरिडिक्शन है नहीं है। एक कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, वो दूसरे कोर्ट में जाकर जुरिडिक्शन है उसको समन फॉरवर्ड करेगी और फिर उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। सेक्शन नंबर 79 डील ए वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूट एट एनी प्लेस इन इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी निष्पादित किया जा सकता है वारंट। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 80 ऑफ BNSS व्हेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूट आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द इशूइंग कोर्ट, व्हाट शुड द इशूइंग कोर्ट ओरिजिनली डू। तो क्या करेगी? सेक्शन 80 के अनुसार अगर कोई वारंट का एग्जीक्यूशन किया जाना है और उसके लोकल जुरिडिक्शन में वह नहीं है तो इशूइंग कोर्ट क्या करेगी? उसको फॉरवर्ड करेगी। किसको? या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर उसको जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो SP हैं या कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उसको भेजेगी कि आप इसको एग्जीक्यूट कीजिए। कि वारंट निकालने के बाद पुलिस ऑफिसर को ही उन्हें भेजा जाता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। सेक्शन नंबर 80(1) प्रोवाइड दैट व्हेन ए वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट एंड इशू इट, द कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग इट टू ए लोकल पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट, अदरवाइज टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, DSP और CP, कमिश्नर ऑफ पुलिस, विद इन हुज लोकल जुरिडिक्शन इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी कि जिसका जुरिडिक्शन है, जिसके जुरिडिक्शन में वो पुलिस स्टेशन आ रहा है, उनको भेजा जाएगा। धारा 80 के अनुसार यदि वारंट को न्यायालय के क्षेत्र अधिकार सीमा से बाहर निष्पादित करना हो तो वह उस स्थान के अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जिला SP, कमिश्नर को पंजीकृत डाक या अन्य माध्यम से भेज सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 76 ऑफ BNSS, इफ़ ए वारंट इज डायरेक्टेड टू वन पुलिस ऑफिसर कैन अनदर पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट इट। एक पुलिस ऑफिसर को दिया है, क्या दूसरा पुलिस ऑफिसर उसे एग्जीक्यूट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यस, एनी अदर पुलिस ऑफिसर हुज नेम इज़ एंडोर्स अपॉन, यानी कि जिसका नाम उस पर लिख दिया गया कि आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। द वारंट बाय द ऑफिसर टू होम इट इज़ डायरेक्टेड एंड एंडोर्स में बी एग्जीक्यूटेड। पहले मजिस्ट्रेट ने किसी पुलिस ऑफिसर की, उसने किसी और को किया और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। सेक्शन 76 स्टेटेड दैट ए वारंट डायरेक्ट टू ए पुलिस ऑफिसर may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. धारा 76 के अनुसार यदि वारंट किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट किया गया है तो उस अधिकारी के द्वारा जिन अन्य अधिकारी के नाम पर उस वारंट पर अंकित किए गए हों वह भी उसका एग्जीक्यूशन यानी निष्पादन कर सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 72। यानी कि वारंट ऑफ अरेस्ट बनाया जा रहा है लेकिन इन सभी में से कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है? रिटर्न में होना चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है कोर्ट की सील होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है। 4 दिन वारंट 4 दिन तक रहेगा अनलेस एग्जीक्यूट, क्या ये सही है? नहीं। वारंट मस्ट बी साइन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो सेक्शन नंबर 72 सबसेक्शन 2 स्टेटेड दैट द वारंट रिमेन इन फोर्स until it is cancelled by the issuing court or until it is executed. There is no provision that limit its validity to 7 days. Hence C option is incorrect.
इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इट इज़ करेक्ट आंसर। धारा 72 के अनुसार गिरफ्तारी के वारंट को लिखित होना चाहिए, न्यायालय की मोहर के साथ होना चाहिए, प्रिसाइडिंग अधिकारी के उस पर हस्ताक्षरित होने चाहिए। इसलिए सी पॉइंट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के क्वेश्चन पर। आई होप आप अच्छे से ध्यान से चीज़ों को सुन रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा उबासी आ रही है या काफ़ी टाइम से आप अगर इसको सुन रहे हैं बैठ के, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए और फिर से अगर आप मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा टहलिएगा ताकि आपको नींद ना आए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू देखते हैं, लंबे समय तक देखते हैं, तो ऐसे में नॉर्मली है आपको उबासी आएगी, थोड़ी सी थकावट होगी, फिर आप इसको दोबारा से कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि मैं तो एक साथ कंटिन्यू ही वीडियो को बना रहा हूँ। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक के क्वेश्चन पर, लेकिन होंगे क्वेश्चन किससे? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से ही। क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 84(1) ऑफ BNSS ए कोर्ट में इशू ए प्रोक्लेमनेशन व्हेन। कब कोर्ट प्रोक्लेमनेशन इशू करती है? प्रोक्लेमनेशन कब इशू करती है? जब कोई व्यक्ति भाग जाता है, कोर्ट वारंट को एग्जीक्यूट करती है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो ऐसे में उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। A warrant has been issued against a person and the court has reason to believe that the person has absconded or is concealed himself so that the warrant cannot be executed। तो बी ऑप्शन इसका सही है। सेक्शन नंबर 84(1) प्रोवाइड दैट इफ़ ए पर्सन हैज़ रीज़न टू बिलीव, अगर कोर्ट को यह विश्वास है कि कोई पर्सन अपने आप को बचा रहा है, वारंट को एग्जीक्यूट करने से रोक रहा है, तो ऐसे में क्या होगा? कोर्ट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देगी। दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज़ बीन इशू हैज़ एब्सकॉन्ड और कंसीलिंग हिमसेल्फ, यानी कि कंसीलिंग का मतलब होता है अपने आप को छिपाना, सो दैट द वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूट, then the court may publish a written proclamation required him to be appear at a specific place। धारा 84(1) के तहत यदि न्यायालय को यह कारण लगता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी हुआ है वह भाग गया है या छिपा हुआ है जिससे वारंट निष्पादित नहीं हो सकता, तो न्यायालय उस व्यक्ति के सामने एक लिखित प्रकाशन यानी कि क्या करेगी? प्रोक्लेमनेशन जारी कर सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर सेक्शन नंबर 84 सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS द प्रोक्लेमनेशन मस्ट बी पब्लिश बाय, यानी कि जो ये प्रोक्लेमनेशन है ये कोर्ट किस तरीके से करती है? कोर्ट पहले तो एक स्टेटमेंट देती है कि इसकी प्रोक्लेमनेशन जो है की जाए, एक ऑर्डर पास करती है। अब वो प्रोक्लेमनेशन होती कैसे है? क्या है कि उसको उसकी इन्फॉर्मेशन होती है या नहीं होती? तो कोर्ट कैसे प्रोक्लेमनेशन करेगी, इस ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। पब्लिकली रीड इट इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज वेयर द पर्सन ओरिजिनली रेजाइडिंग, यानी कि जहाँ पर वह व्यक्ति रहता है जिसके अगेंस्ट प्रोक्लेमनेशन की गई है वहाँ पर उसको पब्लिकली पढ़ा जाएगा या उसको चिपकाया प्लेस किया जाएगा, कॉन्स्पिशियस प्लेस पर पढ़ा जाएगा या उसे चिपका दिया जाएगा, अफेक्स कर दिया जाएगा, या फिर कोर्ट प्रीमाइसेस में उसे अफेक्स कर दिया जाएगा। इसके अलावा न्यूज़पेपर में ये चीज़ जो कोर्ट के द्वारा है उसे पब्लिश कर दी जाएगी। तो सेक्शन नंबर 84 सबसेक्शन 2 enumerate how proclamation shall be published by reading in conspicuous place of the town and village, affixing यानी चिपकाना it to be the conspicuous part of his house या home town or to some conspicuous place of the town or village, or affixing one copy to part of the court houses
ऑल्सो कोर्ट में डायरेक्ट पब्लिकेशन इन डेली न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर उस जगह पर जहाँ वो रह रहा है, लोकेलिटी में आ रहा है, वहाँ पर भी पब्लिश किया जाएगा। धारा 82(2) के अनुसार उस प्रकाशन यानी कि प्रोक्लेमनेशन को इस प्रकार प्रकाशित करना होगा, उस व्यक्ति के सामान्यतः निवास स्थान के गांव शहर में एक प्रमुख स्थान पर सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाना, उसी घर या होम टाउन के प्रमुख भाग पर चस्पा किया जाना, या फिर न्यायालय भवन के किसी भी प्रमुख भाग पर एक प्रति चस्पा किया जाना। न्यायालय चाहे तो उस व्यक्ति में संचालित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करने का निर्देश दे सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडर सेक्शन 84 सबसेक्शन 4 BNSS व्हेन कैन ए पर्सन बी डिक्लेयर्ड ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कब उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा? When the offence is punishable with imprisonment of 10 years or more, or life imprisonment, or that the person failed to appear at the specific place and टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोक्लेमनेशन आफ्टर सच इंक्वायरी एज द कोर्ट थिंक फिट। यानी कि पहले एक प्रोक्लेमनेशन निकाली जाती है जिसमें कहा जाता है कि आपको इस प्लेस पर, इस जगह पर, इस प्रीमाइसिस में पहुंचना है, यानी कि कोर्ट में पहुंचना है आपको एक स्पेसिफिक डे पर, लेकिन आप नहीं पहुंचते हैं तो कोर्ट क्या निकालती है? एक डायरेक्शन निकालती है और आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है। सेक्शन नंबर 84 सबसेक्शन 4 lay down that if the proclamation is in respect to a person accused of an offence punishable with imprisonment of a 10-year or more, or life imprisonment, or death, or such person failed to appear at a specific place and time required by the proclamation, then the court may, after making such inquiry as it think fit, pronounce him a proclaimed offender and make a direction to the effect। धारा 84(4) के अंतर्गत यदि उस व्यक्ति पर ऐसा आरोप है कि वह ऐसा आरोप है या ऐसे अपराध की उसको अपराध का आरोप है जिसकी सज़ा 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से संबंधित है या आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सज़ा हो सकती है, तो वह प्रकाशन में निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित नहीं होता, तो न्यायालय विवेचनीय पूछताछ के बाद उसे घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर सकती है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन नंबर 85 सबसेक्शन 1 ऑफ BNSS, वंस द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 हैज़ बीन इशू, द कोर्ट में ऑर्डर द अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। यानी कि जब किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया या उसकी प्रोक्लेमेशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट पास कर दी गई, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने की डायरेक्शन भी कोर्ट दे सकती है या ऐसा आदेश कोर्ट दे सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। एट एनी टाइम आफ्टर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर रीज़न रिकॉर्डेड इन राइटिंग, द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल बोथ बिलोंग टू द प्रोक्लेम्ड पर्सन। यानी कि जो भगोड़ा व्यक्ति है उसके अगेंस्ट में जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको अटैच करने की डायरेक्शन कोर्ट दे सकती है, उसका आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। सेक्शन 85(1) empowered the court issuing the proclamation under section 84 to for reason to be recorded in writing at any time after the issuance of the proclamation and order the attachment of any property movable or immovable both belong to the proclaimed person। हिंदी में क्या कहता है? धारा 85(1) के अनुसार जिस न्यायालय ने धारा 84 के अंतर्गत प्रकाशन किया हो वह लिखित कारण के साथ किसी भी समय प्रकाशन के बाद उस व्यक्ति की संपत्ति वह चल हो या अचल हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो, दोनों, जिसे घोषित अपराधी यानी प्रोक्लेम्ड पर्सन किया गया हो, वह अटैच यानी संलग्न करने का आदेश दे सकते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में।
Under section number 85(1), the proviso of BNSS when may be attached to order simultaneously with the issuance of the proclamation. When the court satisfied by the affidavit or otherwise that the person is about to dispose of his property or about to remove any part of his property from the local jurisdiction of the court. क्या कह रहा है? धारा 85(1) के उप प्रावधानों के अनुसार यदि न्यायालय को यह संतोष हो कि उस व्यक्ति के द्वारा अपनी संपत्ति का पूरा या भाग विक्रय करने या उसकी संपत्ति को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ले जाने के प्रयास होने वाला है, तो वह प्रकाशन के समय ही क्या कर सकती है? संपत्ति के संकलन आदेश दे सकती है। यानी कि कहने का मतलब है, अगर कोई ऐसा अपराधी है वो कोशिश करता है कि जो मेरे पास प्रॉपर्टी है मैं उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर दूं या उसको डिस्ट्रॉय कर दूं, तो ऐसे में प्रोक्लेमेशन के तुरंत बाद ही अटैचमेंट का ऑर्डर कोर्ट कर सकती है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल क्वेश्चंस के साथ।